हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले होंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर 1 शॉट कंप्लीट करने वाले होंगे। क्लास 10 का टर्म 2 का चैप्टर है। तो ये प्रारंभ सीरीज का थर्ड ईपी होने वाला है, थर्ड एपिसोड होने वाला है। ठीक है, या थर्ड लेक्चर होना है, जो भी आप कह दीजिए। ठीक है, तो वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर पूरा। जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको हम कंप्लीट करेंगे। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत बोलिएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और हम बात करते हैं आपके जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, उससे भी फॉलो करना मत बोलिएगा। अब क्यों नहीं बोलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे नोट्स सारे डाउट्स आपके सारे जितने भी अनाउंसमेंट है वो सारी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पर आपको सारा मटेरियल मिलता है। तो प्लीज़ इन दोनों पर फॉलो करना मत बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा, क्योंकि नई वीडियोज़ और आती रहेंगी। ठीक है, और प्रारंभ सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए। उसमें सारे चैप्टर 1 शॉट चल रहे हैं टर्म 2 के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, नो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, वाटर एंड H2O। जब भी हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तब वो हमें क्या बना के देता है, एनर्जी देता है, हमें वाटर देता है और CO2 देता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नाउ अब बात आती है टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू एनर्जी। अब ये ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो दे रहा है, एनर्जी तो बन रही है, बट ये कैसे कन्वर्ट होती है उसके कुछ प्रोसेस हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है, तो उसको हम देखते हैं। स्टेप 1 है हमारा ग्लाइकोलिसिस, जो कि आपका साइटोप्लाज्म में अकर करता है, वहाँ पे होता है। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है। क्रेब्स साइकिल या हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, TCA साइकिल, तो उसको अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और जो स्टेप 4 है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो अकर होती है अभी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो जैसे जैसे आप स्टेप में अंदर आएंगे वैसे वैसे आप थोड़ा सा डीप में भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसके बाद TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रही है, और ETC साइकिल जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। ठीक है, ओके, बात करते हैं ग्लूकोज केम फ्रॉम डाइजेशन। ठीक है, अब ये ग्लूकोज आता का है वो हमें डाइजेशन से मिलता है, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है वो, उसी से हमको फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है। हैंस इट इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल शुगर। ठीक है, तो ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है या 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल शुगर, तो ग्लूकोज होगा आंसर। बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 इज मोर इन एटमॉस्फेयर एंड लोएस्ट इन सेल। ठीक है, O2 का जो पार्शियल प्रेशर है, अब भैया हमको ये पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल इन अ ग्रुप ऑफ द गैसेस। ठीक है, एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन द ग्रुप ऑफ द गैसेस, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और O2 का जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होता है और सेल में सबसे ज़्यादा कम होता है। और CO2 जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर सेल में सबसे ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में सबसे कम होता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी। देखिए, ब्रीडिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, ब्रीडिंग रेस्पिरेशन एक ही चीज़ नहीं है। वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी एंड वी ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी, हम रेस्पायर करते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके, और हम ब्रीथ करते हैं जैसे कि हमें सांस मिल सके, सांस ले सकें। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। बात करते हैं एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, हेर्बिवोर्स। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सीधे वो अपने प्लांट से अपना वो फूड जो है ले लेते हैं, और उन्हें हम हर्बिवोर्स कहते हैं। जो इनडायरेक्टली रहते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। और सैप्रोफाइट्स लाइक फंगाई दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, क्लास 9 में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप एक वॉच का सिंबल देख रहे होंगे, वॉच का डायग्राम देख रहे होंगे मतलब। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ से लंग्स में क्या O2 आती है, यहाँ से O2 आती है लंग से, वो किससे पास होती है, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से फिर वो आती है सेल में। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे हुआ पार्शियल प्रेशर, सेल में हुआ O2 का। अब CO2 सेल में सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, सेल से पास होते हुए ब्लड वेसल, ब्लड से पास होते हुए लंग से, और फिर हमारे बाहर CO2 बाहर जाती है और ये O2 अंदर आती है। ठीक है, ओके, फिर आता है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मेन जो इसकी मीनिंग है जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल बॉन्डिंग लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द कंपाउंड्स विच आर ऑक्सीडाइज इन दिस प्रोसेस, जो भी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, उसको हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस भी कहते हैं, और ग्लूकोज को हम यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब ब्रीडिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ब्रीडिंग में नो एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रीडिंग में कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, बट मैनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ब्रीडिंग में सिर्फ ATP यूज़ होती है,
रेस्पिरेशन में एटीपी रिलीज हो रही एनर्जी हमें मिलती है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। एनर्जी रिलीज नहीं होती है ब्रीदिंग में, एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम, डू प्लांट्स ब्रीड, क्या प्लांट ब्रीड करते हैं? यस, प्लांट डू रिक्वायर O2 फॉर द रेस्पिरेशन टू अकर एंड ऑल्सो दे गिव आउट CO2, ठीक है। प्लांट क्या देते हैं? O2 देते हैं और CO2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट्स डोंट हैव द एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फॉर द गैस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा लेंटिसल्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। फर्स्ट, ईच प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेज एक्सचेंज नीड, ठीक है, खुद ही प्लांट टेक केयर करता है, खुद ही अपना सब संभालता है कि उसको कितना गैसेज एक्सचेंज नीड है, ठीक है। सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट एनी ग्रेट डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज, ठीक है, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है उसके पास गैसियस एक्सचेंज की। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है कि डिस्टेंसेस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, ठीक है, वो बहुत लार्ज डिस्टेंस में भी वो आराम से डिफ्यूज हो जाती हैं, बल्कि प्लांट्स आर्स इज नॉट ग्रेट, ठीक है, कोई बड़े प्लांट की ज़रूरत नहीं। वेरियस ओपनिंग्स इन प्रेजेंट इन प्लांट, वो कौन कौन सी हैं? लेंटिसेल्स हैं, स्टोमेटा और क्यूटिकल। बात करते हैं एंड प्रोडक्ट हमारे ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला में पता होना चाहिए, जो कि है C6H12O6। ना ये क्या देता है हमें? CO2 और H2O देता है, ये है एंड प्रोडक्ट है इन दोनों के, ठीक है। ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 है और H2O, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ना ग्लूकोज प्लस 6O2 जो है वो हमें देता है 6CO2 प्लस 6O2 प्लस ATP, और यही हमारी ग्लूकोज की जो मेन इक्वेशन है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन की, वही ये है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन will give you 6 molecules of the carbon dioxide plus 6 molecules of the oxygen plus ATP means energy। अब हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप जो कि है वो ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज, ठीक है, उसमें क्या होता है 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड में। अब ये कैसे होता है उसको हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कहाँ पे होता है, तो हमें पता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा, ये कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ 8 ATP, यहाँ पे 8 ATP बनती है। अब ये कैसे बनती है वो भी बताया जाएगा। 2 डायरेक्ट बनती हैं, 6 इनडायरेक्ट बनती हैं, ठीक है, 6 इनडायरेक्ट कैसे बनती है वो भी बताया जाएगा। कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है, चाहे एरोबिक रिएक्शन हो चाहे एनारोबिक रिएक्शन हो, ठीक है, दोनों में ही कॉमन रहती हैं, दोनों में ग्लाइकोलिसिस रहता है। एरोबिक क्या मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। ना टोटल इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 ATP बन रही हैं, दो जो है वो कंज्यूम हो जाती हैं स्टार्टिंग में, 1 ATP यहाँ पे, 1 ATP यहाँ पे, फिर 8 ATP बचती हैं जिसमें कि 2 डायरेक्ट होती हैं और 6 इनडायरेक्ट होती हैं। नाउ दिस पायरुविक एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो ये है तुम्हारा ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग, ATP से ADP में आता है जो कि एंजाइम हेक्सोकाइनेस यहाँ पे यूज़ होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, वहाँ से आइसोमेरेज यूज़ होता है एंजाइम, उसके बाद वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, जहाँ पे फिर से ATP से ADP से ATP बनती है। फिर वो फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट बना देता है, फिर उसको वो बना देता है ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, और ट्रायोस फॉस्फेट से क्या होता है NADH से NADH2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक NADH से 3 ATP बनती है और एक FADH से 2 ATP बनती है। तो यहाँ पे हमारे 2 NADH हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी एक NADH, तो यहाँ से हमारी कितनी बनी? 3 ATP बनी। उसके बाद वो 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट है, ADP से ATP बनाया, ट्रायोस फॉस्फेट है 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, और उसके बाद वो आया यहाँ पे वाटर का यूज़ हुआ, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनाया, और फिर वहाँ पे ADP से ATP बनी, 2 डायरेक्ट ATP मिल गई हमको, ठीक है, और 6 हमें इनडायरेक्ट क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे 2 NADH बन रहा था, ठीक है, 2 NADH था, ठीक है, एक NADH से हमें मिलती है 3, तो 2 NADH से कितने हो गए? 6, तो 6 वो और 2 ये डायरेक्ट हमें 8 ATP मिल गई, ठीक है। आखिरी में पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग हमारा बन चुका है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखिए 3 मेजर वेज टू हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। अब इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, फॉर्मूले कह रहा हूँ, 3 पॉइंट्स हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एरोबिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों वजह से हम जो पायरुविक एसिड का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसे हम हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्रेब्स साइकिल की। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। अब वो क्या करता है? पायरुविक एसिड जो कोएंजाइम ए है, ठीक है, कोएंजाइम की ए की मदद से एसिटिल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ वे करता है, और जैसे कि पहले हमने C4 साइकिल में देखा था, यही चीज़ सेम चीज़, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए वेज विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड।
एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलिक एसिड के साथ वे करता है और उसी से हमें सिट्रिक एसिड मिल जाता है, और इस पूरी साइकिल को ही हम TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 NADH मिले थे और 2 ATP थी, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। फिर हम देखते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है, उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके गए ऊपर, ये देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो देखिए बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वेयर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एडेड टू ADP, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ADP में ऐड होता है और फिर हमें ATP मिल जाता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, इन विच देयर इज द एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स डीकार्बो मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 होता है, एडिशन ऑफ O2 होता है, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो व्हेन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एनारोबिकली, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द रिएक्शन, ये दोनों इस रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ना पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंजाइम हैं, एक पायरुविक एसिड हो गया, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज, दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा जो अगर वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो रहा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि वाई ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेस 13%। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% पे पहुँच जाता है तो ईस्ट अपने आप को क्यों मार डालती हैं, पॉइजन क्यों कर लेती हैं, तो बिकॉज इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, एंड ऑल ऑफ इट्स इज नॉट ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड की तरह ट्रैप भी नहीं होती है। इसकी वजह से जो हमारा पॉइजन है, ठीक है, ईस्ट जो है वो अपने आप को पॉइजन कर लेता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेस 13%। यहाँ पे रिएक्शन है जैसे कि ग्लूकोज से ये तो हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ठीक है। आखिरी में हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला। तो पायरुविक एसिड यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, अभी हमने देखा। पायरुविक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड में बनाएगा और एथेनॉल में जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो बना रहा है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमें 2 ATP देता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, तो मसल्स में होता है हमारा। नो CO2, यहाँ पे CO2 नहीं होती है लैक्टिक एसिड में। और अगर हम देखें ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी NADH से 2 NADH बनता है, ठीक है, NADH2 बनता है। और पायरुविक एसिड यहाँ पे भी NADH से NADH2 बनता है, और एथेनॉल में क्या होता है, एथेनॉल प्लस CO2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक लैक्टिक एसिड के साथ है और एक एथेनॉल प्लस CO2 है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो एरोबिक में क्या होता है, 36 से 38 ATP बनती है। अगर हम बात करते हैं एनारोबिक की तो वहाँ पे 2 ATP बनती है। एरोबिक की बात करें तो वो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये हम पता है पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ O2। नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखें एरोबिक का तो वो है यूकैरियोट, बट अगर एनारोबिक का देखें तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक और चीज़ दी रखी है, सक्शनल कोएंजाइम ए इन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो बीच बीच में या तो एक्स्ट्रा हैं, तो इनको पॉइंट्स भी देख लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि आखिर सक्शनल कोएंजाइम ए जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो बेसिकली क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, दे रिलीज CO2, वाटर एंड ATP, उसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्रूशियल इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2, ठीक है। स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मीन्स एकदम स्टेप वाइज जो पूरा सिस्टम जो भी प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। आखिरी में क्या बता रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 छोड़ देता है। पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन as part of hydrogen atom to molecular O with simultaneous synthesis of the ATP। इलेक्ट्रॉन रिमूवल का जो पार्ट है वो पास होता रहता है हाइड्रोजन एटम में टू द मॉलिकुलर O2, और साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ द ATP भी होता रहता है। नाउ फर्स्ट स्टेप अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पहला स्टेप था कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला। सेकेंड स्टेप अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पासिंग वाला है, सिंथेसिस वाला है, ये सेकेंड स्टेप जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, फुल NCERT बेस्ड है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
उसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि जो नीट का पेपर पूरा का पूरा बायो के सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बायो का तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है और कहीं से नहीं आता है। ठीक है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी को तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो पायरुविक एसिड जब वो कोएंजाइम ए के साथ ऐड होता है और एनएडी ऐड करते हैं, तो क्या करता है, वो मैग्नीशियम आयन और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से कैटेलाइज हो जाता है। अब मैग्नीशियम आयन जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो कैटेलाइज तभी होगा जब इट विल ओनली व्हेन इट इज कैटेलाइज बाय द Mg प्लस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तभी वर्क करेगा जब तक हम उसे Mg मैग्नीशियम आयन से कैटेलाइज नहीं कर देते, और जब कैटेलाइज कर देंगे तो वो वर्क करने लगेगा, और अगर नहीं करेंगे तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो काम नहीं करेगा, और फिर वो हमें क्या देता है, एसिटिल कोएंजाइम ए और CO2 और NADH2 देता है। NADH2 मतलब यहाँ पे दो NADH होते हैं, तो यहाँ पे हमें 6 ATP मिल रही होंगी। अगर एक NADH है तो हमें वहाँ पे कितनी मिलेंगी, 3 ATP। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो पहले यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम साइकिल को देखें। तो रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। पहला, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दूसरा कैप साइकिल जो है उसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम द कैसेटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए जब बन जाता है वहाँ से हमारी क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है। इन दिस एसिटिल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद द ऑक्सैलो एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। अभी हमने ऊपर देखा कि एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ वे करता है, मीन्स उसके साथ कंबाइन होता है जिससे कि हमें वो सिट्रिक एसिड बना के दे सके। नाउ सिट्रिक एसिड क्या करता है, वो रीजनरेट हो जाता है ऑक्सैलो एसिड में बाय रिमूवल ऑफ द 2CO एंड many NAD to NADH as well as direct ATP is also formed। सिट्रिक एसिड क्या है, वो रीजनरेट होता है ऑक्सैलिक एसिड में। क्या कैसे होता है, दो CO2 रिमूव हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे NAD जो हैं वो NADH में हो जाते हैं। ठीक है, रिडक्शन हो जाता है, एज वेल एज डायरेक्ट ATP इज ऑल्सो फॉर्म्ड, और उसी वजह से हमारा सिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सैलो एसिड में दोबारा से बन जाता है, और फिर प्रोसेस हमारा वही होता रहता है। तो ये साइकिल है। देखिए, पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग है, कोएंजाइम ए आया और NADH से NADH2 बना और CO2 है। अब वो बनाया एसिटिल कोएंजाइम ए, ये है 2 कार्बन कंटेनिंग। नाउ यहाँ से फर्स्ट मेंबर जो साइकिल है वो है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, जो कि इससे कंबाइन हो गया एसिटिल कोएंजाइम से, फिर वो बना देगा सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है। नाउ उसके बाद क्या करेगा, वो CO2 निकाल देगा और NADH2 निकाल देगा। नाउ वो बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, वो 5 कार्बन कंटेनिंग है। फिर यहाँ से एक और CO2 निकला और GDP से GTP बना। GDP क्या है, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट है। GTP क्या हो जाए, ग्वानोनिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर वो NADH से NADH2 बना देता है, तो यहाँ पे एक कार्बन निकला था, तो ये फिर 4 कार्बन कंटेनिंग पे ही बचेगा सक्निक एसिड। ना वो FADH से FADH2 बना देगा, 2 FADH से 2 FADH2 बने, मतलब यहाँ पे हमें 4 ATP मिले। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ, अभी हमने देखा कि एक FADH से हमें 2 ATP मिलते हैं, तो 2 FADH से हमें 4 ATP मिलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग रहता है। क्यों, अब ये दोनों 4 कार्बन कंटेनिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 नहीं है, और वही हमारा क्या करता है, NADH से NADH2 बना देता है। यहाँ पे 6 ATP मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 NADH हैं, और फिर वो ऑक्सैलिक एसिड में फिर से ऐसे ही हमारा जो है वो रीजनरेट हो जाता है, फिर वो उसी के साथ कंबाइन होती है, और ऐसे साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड प्लस 4 NADH प्लस FADH प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है रिएक्शन, तब ये बना के देते हैं हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2, 4 NADH दे देते हैं, 4 प्रोटॉन दे देते हैं, FADH2 दे देते हैं एक, और ATP हमें दे देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लाते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाउ ETC is required for the complete oxidation of the NADH and formation of the H2O and ATP completes in inner mitochondrial membrane। अब इसकी ज़रूरत क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो ये ज़रूरत होती है ताकि हम जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन NADH का है वो हो सके, H2O हमें वाटर मिल सके, और ATP completes in inner mitochondrial membrane। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O और ATP हमें बन सके, ठीक है, मिल सके, और NADH को कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर ETS एंड O2 इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, और O2 जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, जो कि O2H के साथ कंबाइन होकर वाटर हमें बनाता है। अभी हम देखते हैं साइकिल में।
अब यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना, फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, तो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ द एटीपी इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें सब कुछ क्लियर है, इसमें शायद थोड़ा कट रहा है, बट नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी डाउट हो, कोई भी अनाउंसमेंट हो तो आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। बाकी नोट्स मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द डिफरेंट कैरियर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, एक ऐसा पाथवे जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं डिफरेंट कैरियर में, और उसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। ना लिमिटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो इसका O2 है, ठीक है। O2 हमारा हाइड्रोजन फैक्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है और लिमिटिंग फैक्टर भी है ETS का। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ATS में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। NADH हाइड्रोजनियस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, FADH2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम BC1 थर्ड कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज फोर्थ है, और ATP सिंथेज F0 एंड F1 फेज जिसमें होता है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। नाउ यूबी किनॉन टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम द NADH एंड FADH बोथ, ठीक है। यूबी किनॉन जो होता है वो हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, NADH से भी लेता है और FADH दोनों से लेता है। द रिड्यूस्ड यूबी किनॉन इज नोन एज यूबी किनॉल, ठीक है। अगर हम यूबी किनॉन को रिड्यूस करें तो वो हमें क्या देगा, यूबी किनॉल। ना यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier because it is responsible for the transport of the electron between the complex third and fourth, ठीक है। इसका लोकेशन दिया है और उसके बारे में फंक्शन। तो मेन अगर इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ट्रांसफर करने के लिए हम साइटोक्रोम BC1 का यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो कंटेन करता है साइटोक्रोम A और A3 दोनों एंड 2 कॉपर सेंटर भी, तो यहाँ ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बताया आपको अभी NADH क्या है, 3 ATP देता है, और एक FADH क्या है, 2 ATP देता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर कि O2 जो है, प्रेजेंस ऑफ द O2 इज वाइटल, वाई, बिकॉज इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम द सिस्टम एंड एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ETS में O2 जो है वाइटल रोल क्यों प्ले करता है, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम द सिस्टम, और आखिरी में वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन जाता है, उसके साथ वाटर बना लेता है, ठीक। नाउ यहाँ पे अभी हमने देखा था इसके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, F0 और F1, तो ये हैं क्या, तो F0 कंपोनेंट क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म्स अ चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। F0 बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ से आपके जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, वो पास होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, सिंपल सा। F1 कंपोनेंट क्या है कि F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 कंपोनेंट क्या है, वो एक साइट कंटेनिंग है, जो कि एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन है, जो कि एक साइट कंटेन करती है, जिसके पास एक साइट होती है जहाँ पे ATP जो है वो सिंथेसिस होता है किससे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करने से, ठीक है। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन सीधे सिर्फ दिन में होता है, ऑक्सीडेटिव दिन और रात में दोनों में होता है। फॉस्फोराइलेशन में ATP डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती है, ऑक्सीडेटिव में ATP इज डायरेक्टली फॉर्म्ड। फॉस्फोराइलेशन में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। फॉस्फोराइलेशन में जो है, फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। अगर हम बात करें फॉस्फोराइलेशन तो वो वाटर और ATP बनाता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें ऑक्सीजन देता है, NADH देता है, और हमें ATP भी बना के देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट में क्या होता है, NAD और FAD रिड्यूस हो जाते हैं, बट ऑक्सीडेटिव में क्या है, NADH और FADH ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है भैया, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ द O2, ठीक है। नाउ 4 ATP बनते हैं हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, और 34 ATP बनते हैं हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। सबस्ट्रेट लेवल जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबस्ट्रेट लेवल में क्या होता है, इट अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल, वहाँ पे होता है, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। फिर उसके बाद चैप्टर में दिया है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है। तो देखो
पहला यहाँ पे देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद ग्लाइकोलिसिस टीसीएस साइकिल एंड ईटीएस। मीन्स यहाँ पे फंक्शन दिया है, सीक्वेंस दिया है कैसे कैसे होता है। पहले हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर टीसी होगा, फिर हमारा ईटीएस पाथवे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड हम देखें तो NADH इज सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। NADH क्या होता है, वो ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज हो जाता है, फिर वो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है, और फिर वहाँ से वो क्या करता है, इट अंडरगोस द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया थर्ड पॉइंट, द नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। तो ये एक तरीके से गलत है, ठीक है, कि कोई भी और इंटरमीडिएट जो है वो पाथवे में यूटिलाइज नहीं होता है ताकि सिंथेसिस हम कर सके अदर कंपाउंड को, बट ऐसा नहीं है। सक्शनल कोएंजाइम है, ठीक है, अदर कंपाउंड यहाँ पे कौन सा है, सक्शनल कोएंजाइम ए भी यूटिलाइज हो जाता है सिंथेसिस में, अल्फा कीटोग्लूट्रिक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, जो ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं पूरे, ठीक है, सेम, और उसको मैंने करेक्शन के साथ आपको बता दिया। ना ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंसरिंग इन पाथवे एट वन इंटरमीडिएटरी स्टेज, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज जो है वही सिर्फ रेस्पायर होता है, और कोई ऑल्टरनेटिव सबस्टेट जो है वो जो पाथवे में एंटर करता है वो रेस्पायर नहीं होता है, ठीक है। नो, अब फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, मीन्स थोड़ा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एरोबिक में होता है पूरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्मेंटेशन में 2 ATP ही बनते हैं और एरोबिक में मैनी ATP बनते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, NADH इज ऑक्सीडाइज्ड स्लोली टू NAD, ठीक है। NADH जो है वो NAD में स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, बट एरोबिक में क्या होता है कि NADH जो है वो विग्रसली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है एम्फोबॉलिक पाथवे क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द फैट एंड डिग्रेडेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड, उसी को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H8O7, 687 C6H8O7, उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। ना यहाँ पे एम्फीबॉलिक पाथ में जैसे कि फैट्स है, तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसोरॉल जो है वो भी एसिटिल कोएंजाइम ए में जाता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अदर देन और कोई चीज़, ठीक है। तो फैट से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट है, उससे भी सिंपल ग्लूकोज, सिंपल शुगर है जिसको एग्जांपल हम ग्लूकोज का ले लें, उससे भी हमें मिल जाता है। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स में यूज़ होता है, तो उससे पारुविक एसिड में जब वो रिएक्ट करेगा उससे भी हमें क्रेब्स साइकिल से हमें H2O CO2 एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग है। अब यहाँ पे आखिरी में दिया है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रिसेंटली मेरे एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताओ भैया ट्रिमालपिटिन का, ठीक है, ट्रिमालपिटिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2C51H98O6। ये देखिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्लूकोज का 1 है, ऑक्जेलिक एसिड का 4 है, ठीक है, और फिर हमारा 0.9 है, और फिर हमारा फैटी एसिड का 0.7 है, ठीक है। और तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आई होप यू आर लाइक द सेशन रेस्पिरेशन प्लांट्स, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो इतना ही, और जितना हो ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बाकी नोट्स के लिए अगर मैं तुमको बताऊँ तो नोट्स के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है, वहीं पे सारी नोट्स मिलेंगे तुमको। बात करते हैं हम जो डाउट्स हैं, ठीक है, बाकी कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो उसके लिए तुमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर तुमको दिख ही रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।